हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लॉस्ट स्प्रिंग है इसको कवर करेंगे। ये आपके इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का फुल टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इसके राइटर जो हैं वो हैं एनीश जंग। ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस टाइटल से भी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो लेसन है वो कितना इम्पोर्टेंट और इसका मीनिंग है वो कितना डीप होने वाला है। ये तो अब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये जो लेसन है इसमें क्या क्या जो मेन मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो होने वाला है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे, क्या इसकी बेसिक थीम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स पे राइटर ने बात की है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यानी कि जो अपना ये चैप्टर है वो जो पुअर जो कंडीशन है, पुअर चिल्ड्रन है, जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो टेरिबल कंडीशन है, जो भयानक स्थिति, दयनीय स्थिति है, उनके बारे में ये बताता है। दीज चिल्ड्रन आर दोज हु डिड नॉट गेट टू एंजॉय द चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द प्रेवेलिंग सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस इन दिस वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है उन बच्चों की बात करेगा जो क्या है अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते, जो अपने बचपन को क्या है अच्छे से एंजॉय है वो नहीं कर पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है, इतनी ख़राब है कि वो अपने जो बचपन है उसको भी खुलकर वो जी नहीं पाते। इसीलिए इसका जो टाइटल है वो क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि किसी का बचपन चुरा लिया हो जैसे। और ये बचपन चुरा लेना, स्टोलन चाइल्डहुड, इसके पीछे जो मेजर रीज़न वो है वो क्या है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ही है। द राइटर एनीश जंग हैज़ फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरियाज अंडर इनह्यूमन कंडीशन दैट अफेक्ट नॉट ओनली देयर चाइल्डहुड बट ऑल्सो देयर फ्यूचर एज अडल्ट। यानी कि जो अपनी राइटर हैं एनीश जंग, उन्होंने ऐसे बच्चों पर फोकस किया है, ऐसे बच्चों को सामने रखकर ये अपनी जो स्टोरी है वो लिखी है, जिसमें वो बच्चे आते हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जिसकी वजह से न केवल उनका चाइल्डहुड, ना केवल उनका बचपन, बल्कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो भी एक तरीके से गर्त में चला गया है, अंधेरे में चला गया है। The chapter talks about two boys, Sahib and Mukesh, who dreams about becoming something better in life or achieving basic human rights like education. But the writer also shows how the society around them is full of forces that only try to preserve and prolong their present conditions. इस चैप्टर में हम ना दो स्टोरीज पढ़ेंगे, दो अलग अलग बच्चों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें एक का नाम साहिब है और दूसरे का नाम मुकेश है। ये दोनों ही जो बच्चे हैं ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, लेकिन इनके सपने बड़े हैं। ये ना अपनी जो लाइफ है उससे हटकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? इसके पीछे रीज़न है जो सोसाइटी है वो इन बच्चों को क्या है, इनकी कंडीशंस है जो उनसे बाहर आने ही नहीं देना चाहती। वो सोसाइटी इनको फोर्स करती है कि ये ऐसे ही स्लम्स में रहें, ऐसे ही बिना एजुकेशन के रहें, यानी कि वो सोसाइटी ही इनको फोर्स कर रही है कि वो ऐसी ही इन ह्यूमन कंडीशंस में क्या है रहें। The author Anish Jung raises voice to eliminate child labor, and Anish Jung does so by raising awareness regarding the child education and strict law enforcement against child labor. The call is to put an end to the exploitation of children. This way the children will be able to enjoy the days of the spring and have fun. इसमें अपनी जो राइटर है वो क्या करती है, वो जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट करने की बात करती है, क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली क्या है लेबर में काम पर धकेल दिया जाता है। तो उसके अगेंस्ट वो क्या है अपनी वॉइस रेज करती है। वो कहती है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको डेफिनेटली एलिमिनेट है वो किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे जो बच्चे हैं स्लम एरियाज़ के हैं उनमें ना जो अवेयरनेस है चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, ये भी बात करती है कि ऐसे एरियाज़ में क्या है जो एजुकेशन के लिए अवेयरनेस है वो भी अवेयरनेस लानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार बच्चे अगर एजुकेशन
प्राप्त कर चुके हैं या फिर वो बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसके बाद वो क्या है इन ह्यूमन कंडीशन से क्या है अपने आप को बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे, और वो इन कंडीशन से डेफिनेटली बाहर निकल भी जाएंगे अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड हो जाते हैं। तो यही सब बातें इस अपने चैप्टर में होने वाली है। अब हम करते हैं इसकी डिटेल समरी। जो अपनी पहली जो स्टोरी है वो क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी क्या है मैं गार्बेज कूड़े करकट में क्या है एक जो रुपया है वो ढूंढ लेता हूँ। ये जो टाइटल है, ये जो लाइन लिखी गई है, ये बहुत ही एक अपने को एलेबोरेटली एक कंसेप्ट, एक मीनिंग बताएगी, डीप मीनिंग बताएगी। वो हम इसको जब कंप्लीटली इसको करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो क्या है, द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इम्प्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। फर्दरमोर द सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर्स इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। यानी कि जो पहला पार्ट है जिसमें ये जो लाइन बोली गई है, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि गार्बेज में कौन पैसा ढूंढता है, वो जो कूड़ा करकट उठाने का काम करते हैं, यानी कि जो कचरा बीनने का काम करते हैं। तो ये जो पहली स्टोरी है ये ऐसे ही बच्चों के बारे में है जो क्या है रैग पिकर्स का काम करते हैं, वो क्या है कूड़ा उठाते हैं एक तरीके से। द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका, और ये ऐसे जो रैग पिकर्स है ये बच्चे कहाँ से आए हैं, ढाका से आए हैं। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, अपने इंडिया का पार्ट नहीं है, बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ से ये आए हैं। और ये रह कहाँ रहे हैं, ये अब जो सीमापुर इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर ये सारे के सारे जो रैग पिकर्स है रह रहे हैं। The narrator talks about a boy named Sahib. She talks to him and finds out that he came from Dhaka long back when, according to his mother, his house was swept away by storms. That was the reason why his family had come here to earn a living. तो जो अपनी राइटर हैं वो एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताती है जिसका नाम है साहिब, और वो क्या है ढाका से आया है। जब राइटर बात करती है उस बच्चे से तो वो बच्चा क्या बताता है कि वो ढाका से बहुत टाइम पहले आए थे, क्योंकि ढाका में क्या है बाढ़ आती थी, बाढ़ की वजह से उनका जो घर खेत था वो सब कुछ बह गया। तो उसकी पूरी फैमिली है वो दिल्ली आ गई, दिल्ली आके वो कुछ काम धंधा है वो कर लेगी। यहाँ पर आकर उन्होंने क्या है रैग पिकिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया। The writer watches Sahib every morning as he scrounges for gold in the neighborhood. The children are able to find a coin or two from it. These people have ambitious and desirous. The problem is that they do not know the way to make them possible. तो जो राइटर है अपनी वो कहती है कि साहिब है ना वो सुबह सुबह आके जो क्या है मतलब एक तरीके से जो कूड़ा होता है उसको बीनने का काम करता है, और वो कहता है वो उसमें से गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है। गोल्ड यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से रेफरेंस दिया गया है, कोई असली वाला जो सोना है वो कूड़े में कोई नहीं फेंकेगा। गोल्ड का मतलब है कभी कभी वो उसमें से 1-2 रुपए के सिक्के या कोई ऐसे कॉइन ढूंढ लेते हैं जो उन बच्चों के लिए एक तरीके से क्या है गोल्ड है, सोना ही है। तो इसके अलावा जो राइटर और क्या बताती है, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो लोग हैं, चाहे ये बच्चे हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, ये सारे एम्बिशियस हैं, इनके सपने बड़े हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उन ड्रीम्स को क्या है रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकल कर आना है। द नरेटर आस्क हिम टू ज्वाइन अ स्कूल, but he replies that there is no school in his neighborhood. The narrator promises him that she will start a school and he is welcome there. Sahib's face lights up. तो अपनी जो ऑथर है वो साहिब से बात करती है, अभी तू ये काम करता है, इसको छोड़ के तू स्कूल क्यों नहीं जाता। तो उस पर वो बच्चा क्या रिप्लाई करता है, वो कहता है कि उसके जो नेबरहुड आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तब नरेटर प्रॉमिस करती है कि वो उसके एरिया में क्या है एक स्कूल खोलेगी और उसमें जो साहिब है उसको क्या है एडमिट कर लिया जाएगा, उसका दाखिला करवा दिया जाएगा। इससे जो साहिब है उसका फेस है वो क्या है एक तरीके से खुशी से क्या है चमकने लगता है। The narrator goes on to talk about how children in extreme poverty live and what the conditions surrounding them are like. She talks about how children walk barefoot on the streets and the excuses given for this is that it is a tradition to walk barefoot. इसके बाद जो राइटर है उनकी जो कंडीशंस है उनको बताना जारी रखती है, इनकी जो सिचुएशंस है जिनमें ये रह रहे हैं वो बताती है। वो देखती है कि ये जो बच्चे हैं ये मतलब नंगे पांव घूमते रहते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है
भी तुम नंगे पाँव क्यों घूमते हो, तो वो क्या बताते हैं, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू वॉक बेयर फुट, यानी कि नंगे पाँव चलना एक ट्रेडिशन है, यानी कि इन बच्चों के लिए एक तरीके से ट्रेडिशन ही बन गया है। एक्चुअल में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, इनकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसकी वजह से क्या है, इनके पास इतना सफिशिएंट जो पैसे है वो नहीं हो पाते, इसीलिए ये क्या है, बेयर फुट नंगे पाँव है वो घूमते रहते हैं। वन डे द ऑथर शीज साहेब wearing a pair of tennis shoes. One of them had a hole in it, and it did not seem to bother him because it was a dream comes true for a child who had always walked barefoot. एक दिन जो ऑथर है वो क्या देखती है कि साहिब है ना, उसने ना जूते पहन रखे हैं, लेकिन जो शूज़ है उसमें एक शूज़ में क्या है, होल है, वो फटा हुआ है, लेकिन साहिब के लिए तो मतलब ये चीज़ मायने भी नहीं रखती भी, ये उसने जूता फटा हुआ पहनना है। उसके लिए जो बात मैटर करती है, मायने रखती है, वो क्या है कि उसने जूते पहनने हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जब इनको क्या है, जूते देखने को ही नसीब नहीं होते। फिर जब इनको जूते मिलते हैं तो चाहे वो फटा हुआ हो चाहे कैसा ही हो, ये उनको डालकर खुश हो जाते हैं। तो राइटर अपनी ऐसी इनकी जो कंडीशंस है उनको क्या है, बताती है। इसके बाद क्या होता है, लेटर द नरेटर सीज साहेब विद द स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड, शी लर्न्स दैट ही हैज स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल रिसेंटली एंड इज पेड 800 रुपीज़ इन एडिशन टू डेली मील्स। एक दिन फिर जो ऑथर है वो देखती है कि जो साहिब है ना, उसने रेग पिकिंग का काम छोड़ दिया है, वो कहाँ पर काम करने लग गया है, एक टी स्टॉल पर, एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है, और वहाँ पर उसको क्या है, उसको डेली का मील मिलता है, उसको मतलब डेली का खाना वहीं पे मिलता है। इसके अलावा उसको 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये उसको पर मंथ जो भी उसकी सैलरी है वो मिलती है, यानी कि उसने वो पहले वाला काम छोड़कर अब एक चाय की दुकान पर है वो काम करने लग गया है। When asked if he was happy with his new job, Sahib looked downcast. He was working under someone and his freedom was taken away from him. जब उससे ऑथर ने पूछा कि क्या वो अपनी इस नई जॉब से खुश है, अभी वो चाय की दुकान पर काम करके खुश है, तो जो साहिब है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा था, जो दुकान का मालिक है उसके अंडर काम करना पड़ता था, उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। मेन बात है कि उसकी जो फ्रीडम थी वो अब एक तरीके से चली गई है। His freedom was taken away from him. He is no longer had a carefree attitude and the steel canister seemed heavier than the plastic bag that he used to carry for rag picking. यानी कि अब उसका जो केयर फ्री एटीट्यूड है, जैसे वो पहले अपना मनमर्जी का मालिक था, घूमता रहता था, वो सारा का सारा चला गया, उसकी फ्रीडम एक तरीके से छीन ली गई है। अब चाय की दुकान पर काम कर रहा है वो, और उसने जो चाय का जो वो उठा रखा है, जो स्टील का कैनिस्टर है एक तरीके से, वो क्या है, उसका जो प्लास्टिक बैग था जिसमें वो कूड़ा करकट बीनता था, उससे ज़्यादा उसको भारी लग रहा है। भारी लगने का भी यहाँ पे एक तरीके से ये रेफरेंस है कि उसकी जो फ्रीडम है वो चली गई है। तो ये थी अपनी साहिब के बारे में स्टोरी। इसमें हमने क्या देखा कि जो साहिब है उससे क्या है कि उसकी जो एक तरीके से पहले चाइल्डहुड से लेके उसका जो एडल्टहुड तक जो आता है, उसका सारा का सारा जो प्रोसेस, उसकी लाइफ प्रोसेस है वो ऑथर ने एक तरीके से बताई है। उसकी सारी जो कंडीशंस है, किन कंडीशंस में वो रहते हैं, वो सारा का सारा ऑथर ने बताने का एक तरीके से प्रयास है वो किया है। इसके बाद अपनी इसी चैप्टर में जो एक और स्टोरी है, जो मुकेश नाम का एक लड़का है, एक करेक्टर है, उसकी स्टोरी बताती है ऑथर। इसमें क्या है, जो मुकेश क्या कहता है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। यानी कि सपने तो मुकेश के भी बड़े हैं, जैसे साहिब के सपने बड़े थे, वो भी स्कूल जाना चाहता था, लेकिन कंडीशंस ऐसी थी कि वो स्कूल जा ही नहीं पाया, उसको चाय की दुकान पे काम करना पड़ा। ऐसे ही हम जो सेकंड पार्ट है इसमें जो मुकेश है एक लड़का, उसकी जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे। The second part explores the life of Mukesh. Mukesh is a boy who belongs to the family of Bengal makers. फिरोज़ाबाद, यानी कि जो सेकंड जो पार्ट है इसमें ना, फिरोज़ाबाद का एक एरिया है, वहाँ एक लड़का रहता है मुकेश नाम का, उसकी स्टोरी है। और मुकेश जो बेंगल मेकर्स है, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, उस फैमिली से बिलोंग है वो करता है। Firozabad is famous for its amazing glass blowing industry. There is engagement of nearly 20,000 children in this particular business. जो फिरोजाबाद का एरिया है ना, वो ग्लास ब्लोइंग, जो यानी कि कांच से जो सामान बनता है, उसकी इंडस्ट्रीज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो कांच से सामान बनाने वाली, चाहे वो बैंगल्स बनाती है या कुछ और जो सामान है वो बनाती है, इन इंडस्ट्रीज़ में लगभग 20,000 बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। Furthermore, no one over there understand or respect
the laws that forbid child labor. Moreover, the living condition as well as the working environment are both dangerous. तो अपनी जो राइटर है एनिश यंग वो क्या बात करती है कि वहाँ पर किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ बना हुआ है, यानी कि जो बाल मजदूरी करवाना गैर कानूनी अपराध है। किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है और ना ही कोई इस बात से वाकिफ़ है, इस बात के बारे में सोचता है कि वो कितनी इन ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, चाहे वो उनका रहने की जगह हो, चाहे उनके काम करने की जगह, वो सारी की सारी क्या है, बहुत ही मतलब एक तरीके से डेंजरस सिचुएशंस में वो काम करते हैं। The narrator observed that bengal making is done by people belonging to a particular caste specializing in it. यानी कि एक पर्टिकुलर कास्ट के या पर्टिकुलर ग्रुप होता है लोगों का, वही ये जो बेंगल मेकिंग है उसका काम करता है। The art has been passed down from parent to their children for generations. यानी कि ये जो बेंगल मेकिंग की जो आर्ट है वो क्या है, पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है, ऐसे आगे से आगे वो जनरेशन टू जनरेशन है वो क्या है, चलती रहती है। These children live in dreary cells. Also, they work close to hot furnace. This is certainly very dangerous as it makes the children blind when they enter adulthood. और ये जो बच्चे हैं ना, ये ना बहुत ही अंधेरी, इनको छोटे छोटे जो कमरे होते हैं, सेल होती है, बहुत ही अंधेरे जैसे डार्कनेस से फुल होती है, उनमें इनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर के आसपास काम करते हैं, क्योंकि जो ग्लास है, जो कांच है, उसको पिघलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ऐसी कंडीशन में ये काम करते हैं। बचपन से ही काम में लगा दिया जाता है इनको, तो जैसे जैसे ये अडल्टहुड तक आते हैं इनकी जो आई साइट है वो चली जाती है, ये एक तरीके से ब्लाइंड है वो हो जाते हैं, या ब्लाइंड होना वो क्या है, शुरू हो जाते हैं। When asked why they cannot form a cooperative to improve their living condition, they said that they fear being beaten and hauled away by the police for doing something illegal. Their fathers and forefathers were trapped by the middlemen. जब राइटर ने इनसे पूछा भी वो अपना कुछ एक तरीके से ग्रुप या कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरीके से मतलब बनाकर अपनी जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं करते, एक तरीके से वो क्यों ऐसी ही कंडीशंस में फंसे रहते हैं, तब वो बताते हैं अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस क्या है उनको मतलब एक तरीके से उनको ट्रैप कर लिया जाएगा, यानी कि उनको इलीगल बताकर पुलिस है उनको उठा लेगी या उनको मारा पीटा जाएगा। ऐसा पहले उनके जो फोर फादर्स है उनके साथ हो चुका है, यानी कि वो एक तरीके से ट्रैप में फंस चुके हैं। जो मिडल मैन्स होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनके जो एक जाल होता है उसमें वो एक तरीके से फंस चुके हैं, तो उनको बस यही काम करना पड़ता है। जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें ही वो एक तरीके से मजदूरी का काम है वो करते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। The policemen, bureaucrats, middlemen and politicians will all hinder their way of progress. The women in the household consider it to be their destiny or fate. जो पुलिसमैन हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे मिडलमैन बिचौलिए हैं, या फिर पॉलिटिशियंस जो राजनेता हैं, वो है सबके सब क्या है उनकी जो प्रोग्रेस है उनको एक तरीके से रोक देते हैं, उसमें बाधा बनते हैं और वो सारा का सारा एक तरीके से ऐसे फैक्टर के रूप में काम करते हैं जो इन लोगों को इसी इंडस्ट्री में क्या फोर्सफुली काम करने के लिए ढकेलता रहता है। जो वुमेन्स है, जो औरतें हैं, वो इसको अपनी डेस्टिनी, इसको अपना फेट समझने लगी है। अभी उनको तो पता भी हमारा तो बस हमारी तो जैसे किस्मत में यही लिखा, उनको यही लगता है औरतों को। एज अ रिजल्ट ऑफ सच थिंकिंग दे जस्ट फॉलो द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। और इसी सोच की वजह से वो जो ट्रेडिशन है कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन यही काम करना है, उसी में वो फंसे रहते हैं। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट about Mukesh. He is not like the rest of the folk there. This is because Mukesh has big dreams. He has desire to become a motor mechanic in the future. The garage is far away from where he lives, but he has the determination to walk. लेकिन मुकेश एक ऐसा लड़का है जो इसी ट्रेडिशन पर नहीं चलना चाहता। उसका सपना अलग है, उसे मोटर मैकेनिक बनना है। वो कहता है कि जो मोटर गैराज है जहाँ पर वो काम सीखेगा करेगा वो बहुत दूर है, लेकिन वो कहता है मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली इतना तो मैं क्या ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो ये थी सेकंड स्टोरी मुकेश की। अब हम देखते हैं इन दोनों स्टोरीज में, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या की आइडियाज़ निकल कर आते हैं। The Lost Spring summary shows how we human create a vicious circle of
suppression and torture for our fellow human beings that leads as social and economical imbalance in society। इसमें जो अपनी ऑथर है एनिश यंग, वो यही बात करती है कि कैसे जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है या हम जो लोग ही हैं वो क्या है, हमारे जो साथी है, हमारे जो फेलो है, आसपास के जो लोग हैं, उनको क्या है, उनके लिए हम ऐसी कंडीशंस पैदा कर देते हैं जिससे वो क्या है एक तरीके से टॉर्चर होते हैं, उनका सप्रेशन होता है, उनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी वजह से जो सोसाइटी है उसमें क्या सोशली और इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक तौर पर इम्बैलेंस आ गया है, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उनकी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। While one class of human being get to enjoy the benefits of human rights and identity, other class of human being is subjected to fear of entrapment and punishment with the wrongful use of socio-economic politics। अब सोसाइटी में दो वर्ग बन गए हैं, जो ऑथर कहती है दो वर्ग बन गए। एक तो ऐसा है जो क्या है सारे के सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करता है, और दूसरा ऐसा वर्ग बन गया है जो क्या है फोर्सफुली क्या है लेबर में धकेला जा रहा है, उनको ह्यूमन राइट्स का कुछ नहीं पता है, ना ही उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है। अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको पुनिशमेंट है या उनको जो ट्रैप है जाल बिछाकर, मतलब एक तरीके से उनको ये लगता है भी उनको क्या है जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा, तो पुनिशमेंट मिलेगी एक तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई है। The most affected victims of these progresses are the innocent children who misses on their rights as human beings when they are employed before they come of age, are deprived of the basic needs such as education, clothes, shelter and food। इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो उन बच्चों पर हुआ है, छोटे छोटे बच्चों पर, जिनको बचपन से ही काम में ढकेल दिया जाता है, और उनको उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बेसिक राइट्स हैं जैसे राइट एजुकेशन का है, उनको प्रॉपर क्लॉथ्स नहीं मिल पाते, शेल्टर नहीं मिल पाता, फूड नहीं मिल पाता, इन सब से उनको क्या है डिप्राइव कर दिया जाता है, दूर रखा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें हम दोनों स्टोरीज में हमने देखा कि कैसे जो एक सोसाइटी है, एक वर्ग है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। थैंक यू।